नमस्कार, बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गई है प्रियंका गांधी वाड्रा। मुजफ्फरनगर के बगरा में प्रियंका किसान रैली को संबोधित करेंगी। पश्चिमी यूपी में प्रियंका गांधी की ये तीसरी रैली होगी। सहारनपुर और बिजनौर के बाद जाटलैंड में प्रियंका की ये पहली रैली है। तो किसान महापंचायत में शामिल होंगी। मुजफ्फरनगर के बागरा में यह किसान महापंचायत रखी गई है और प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली से निकल गई हैं। दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। मुजफ्फरनगर के बगरा में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है जिसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी। दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गई हैं प्रियंका गांधी। तो दो तस्वीरें बता रही हैं कि किसानों को लेकर किस तरह की हलचल है। पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं किसान आंदोलन का 87वां दिन है। राकेश टिकैत आपको नजर आ रहे होंगे। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर, आंदोलन का 87वां दिन। और दूसरी तस्वीर, मुजफ्फरनगर को रवाना हुई है प्रियंका गांधी। और सीधा रुख करते नीति आयोग की बैठक जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी राज्यों के सीएम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम राज्यों के सीएम, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बैठक में शामिल हैं। तमाम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हो रही है, स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा हो रही है। नीति आयोग की यह बैठक जारी है। सुबह 10:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये छठी बैठक है नीति आयोग की। और सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से लाइव दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में जुड़े हुए हैं, इस बैठक में शामिल हैं। नीति आयोग की बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक से वर्चुअली जुड़े हुए हैं। नीति आयोग की संचालन परिषद की यह छठी बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संचालन परिषद की यह बैठक जारी है। तमाम योजनाओं को लेकर इसमें चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें जुड़े हुए हैं वर्चुअली। तो नीति आयोग से जुड़ी ये जो अहम बैठक चल रही है इसके हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मथुरा के बाद संभल में भी भीषण सड़क हादसा हुआ है। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर टैंकर से कार टकरा गई है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर टैंकर से यह कार टकराई है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। टैंकर को ओवरटेक करने की कोशिश में यह हादसा हुआ। मथुरा के बाद संभल में भी भीषण सड़क हादसा। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल केरल दौरा है। केरल में कल विजय यात्रा निकालेगी बीजेपी और बीजेपी की इस विजय यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। केरल में कल विजय यात्रा निकालेगी बीजेपी और बीजेपी की इस विजय यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। कासरगोड से शुरू होगी बीजेपी की ये विजय यात्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस यात्रा में शामिल होंगे। केरल बीजेपी प्रमुख सुरेंद्रन करेंगे यात्रा की अगुवाई। तो कल केरल दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल विजय यात्रा बीजेपी निकालेगी केरल में और इसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन गंगा समग्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का समागम कार्यक्रम आज संगम नगरी प्रयागराज में हो रहा है। 2 दिनों के इस कार्यक्रम का आज दूसरा और आखिरी दिन है। यह कार्यकर्ता समागम माघ मेला क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के पंडाल में आयोजित हो रहा है। समागम कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत खास तौर पर मौजूद हैं। समागम कार्यक्रम में देश भर से आए करीब 800 पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता गंगा की दशा और दिशा सुधारने के लिए अपने सुझाव दे रहे हैं। सभी प्रमुख कार्यकर्ता बारी बारी से संघ प्रमुख मोहन भागवत के सामने अपने सुझाव पेश कर रहे हैं। इस समागम कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ ही सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी खास तौर पर मौजूद हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन गंगा समग्र अभियान के जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का समागम आज संगम नगरी प्रयागराज में हो रहा है। इस समागम में देश भर में गंगा समग्र अभियान से जुड़े हुए तकरीबन 800 प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इसका मकसद सभी कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से परिचित कराना, गंगा के बारे में बड़ा संदेश देना है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं। मोहन भागवत इस वक्त मंच पर बैठ चुके हैं। 2 दिनों का ये कार्यक्रम है। कल पहले दिन इसकी शुरुआत सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने की थी और आज दूसरे दिन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं। यहाँ पर 2 दिनों तक जो है गंगा की दशा और दिशा पर चर्चा की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत देश भर से आए हुए कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह अब से कुछ देर पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दीप जलाकर औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और गंगा समग्र अभियान जो है उसमें मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कही जाने वाली गंगा की दशा और दिशा पर लगातार चर्चा की जाती है, संदेश दिए जाते हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो गंगा की बेहतरी के लिए काम करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर बैठ चुके हैं, वो मंच पर विराजमान हैं और अब से कुछ देर बाद उनका संबोधन होगा और बहुत उम्मीद है कि वो आज के अपने संदेश में, आज के अपने भाषण में देश को कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं, गंगा भक्तों को कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं। कल शाम को उन्होंने माँ गंगा की भव्य आरती की थी, पूजा अर्चना की थी और उस वक्त उन्होंने सरकार के कामकाज पर मुहर लगाते हुए जो गंगा को लेकर किए जा रहे हैं, लोगों से कहा था कि गंगा सिर्फ आस्था की प्रतीक नहीं है बल्कि भारतवंशियों की जो है वो जीवन धारा भी है। तो सभी को मिलकर इसकी बेहतरी के लिए काम करना होगा, क्योंकि गंगा सिर्फ पुण्य ही नहीं देती है बल्कि कई दूसरे तरीके से भी फायदा पहुंचाती है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद उनका भाषण होगा और उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो गंगा भक्तों को, देशवासियों को गंगा को लेकर कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं। तो फिलहाल सभी को उनके भाषण का इंतजार है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और अब आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए चंदा पर सपा बढ़ गई है। अपर्णा यादव ने राम मंदिर के लिए 11 लाख रुपए का चंदा दान दिया और अखिलेश यादव के चंदा जीवी वाले बयान के बाद उन्होंने ये 11 लाख रुपए का चंदा दान दिया। अखिलेश यादव ने लोकसभा में चंदा जीवी शब्द का प्रयोग किया था और अब अपर्णा यादव ने राम मंदिर के लिए 11 लाख रुपए का चंदा दिया है। तो 2 तस्वीरें, अखिलेश यादव ने लोकसभा में चंदा जीवी कहा था और उसके बाद मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने 11 लाख रुपए का चंदा राम मंदिर के लिए दिया है। चलिए आपको सुनवाते हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किस तरह से चंदा लेने वालों को चंदा जीवी बोलते हैं और उन्हीं के भाई की पत्नी राम मंदिर में 11 लाख रुपए का चंदा देती हैं। आंदोलन जीवी हैं, मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं। क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? देखिए, राम हमारे इष्ट हैं, भारत का चरित्र है राम, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी स्वेच्छा से सभी से ये अनुग्रह किया कि राम मंदिर जो बन रहा है, राष्ट्र का एक मंदिर बन रहा है। इतने समय से संघर्ष कर रहे थे, पीढ़ियां निकल गई राम मंदिर के नारे लगाते कि कब बनेगा। अब जब बन रहा है तो हर भारतीय की ये नैतिक जिम्मेदारी मैं मानती हूँ कि आगे आकर के उसके लिए जो भी कुछ अपना समर्पण कर सकते हैं वो करना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि जिन्होंने अभी भी नहीं किया है उसके लिए कुछ भी, तो मुझे लगता है उन लोगों को आगे आना चाहिए। आज हमने भी अपने तरफ से, अपने लोगों की तरफ से ये राशि इकट्ठा करी और प्रमुख लोगों को भी। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां विवादित ट्रैफिक इंस्पेक्टर का ऑडियो वीडियो फिर वायरल हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर नहीं होती है कोई कार्रवाई, पुलिस कमिश्नर के आदेश का पलीता लगा रहा है ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर, और इसका ऑडियो वीडियो फिर वायरल हुआ है। ऑटो चालक को गंदी गंदी गालियां देने का ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग अवैध वसूली का आरोप भी लगा रहे हैं इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर। दूसरे वीडियो में ट्रैफिक सिपाही भी गंभीर आरोप लगा रहा है। तो ग्रेटर नोएडा में ये विवादित ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं जिनका ऑडियो और वीडियो फिर वायरल हो रहा है। ऑटो चालक को गंदी गंदी गालियां देने का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस संदर्भ में ऑलरेडी एक जांच प्रचलित है
और साथ ही मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगी कि निर्देशानुसार ही इसमें ट्रैफिक अभियान चल रहा था, जिसमें ओवरलोडेड ट्रक्स, डंपर्स, इन सब के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित थी। तो उसके तहत वो कार्रवाई कर रहे थे और इसी संदर्भ में वो वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है। तो जिसमें जांच है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अवश्य होगी। मैं कांस्टेबल 593 संजीव राणा। जब भी मेरी ड्यूटी टीआई राम रतन के क्षेत्र में लगती है तो टीआई द्वारा मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाता है। उस कारण से मैं मानसिक तनाव में हूँ। और सर, मेरी ड्यूटी इनके क्षेत्र में से बार बार लगाने के कारण ये बार बार मुझसे पूछते हैं और फिर बाद में मुझे कुछ ना कुछ कमेंट करके जाते हैं। इसलिए मैं बहुत मानसिक तनाव में हूँ और मैं सभी अधिकारियों को ये बात सूचित करना चाहता हूँ। तो ग्रेटर नोएडा में टीआई यानी कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर सवालों के घेरे में है। उनका वीडियो वायरल हो रहा है। लोग अवैध वसूली का आरोप लगा रहे हैं। ट्रैफिक का सिपाही उनके खिलाफ बोल रहा है। अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विरोध में लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। एकजुट होकर ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है, इनका विरोध किया जा रहा है। ट्रैफिक सिपाही भी इंस्पेक्टर पर आरोप लगा रहा है, मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगा रहा है। 3 तस्वीरों के जरिए ये जो टीआई साहब हैं, इनकी करतूत को आप समझिए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। एकजुट होकर लोग ट्रैफिक इंस्पेक्टर की अवैध वसूली के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। मोर्चा खोला है टीआई के खिलाफ। और तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, जो सिपाही है जिसको सस्पेंड किया गया है, वो भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर प्रताड़ित करने का, मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगा रहा है। और अब बात मथुरा के सड़क हादसे की। मथुरा के राया में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने ट्रक को टक्कर मारी है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदायूं के रहने वाले हैं ये सभी मृतक। मथुरा सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। वरिष्ठ अधिकारियों को सीएम ने हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। तो मथुरा के राया में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक कार ट्रक से टकरा गई और 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। ब्रेक का स्वागत है आपका और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर का। वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। विदेश से तस्करी लाया जा रहा सोना पकड़ा गया है वाराणसी एयरपोर्ट पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 17 लाख रुपए का सोना एक महिला से बरामद किया गया है। महिला के महंगे फोन को भी जब्त किया गया है। वाराणसी से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। शारजाह से लाल बहादुर एयरपोर्ट पहुंची थी और वाराणसी में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है। विदेश से तस्करी कर लाया जा रहा सोना पकड़ा गया है। और अब बात असली धान और नकली किसान की। यूपी के महाराजगंज में फर्जीवाड़े का एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां नकली किसान बनकर एमएसपी पर धान बेचकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था। मगर जब साइबर पुलिस ने तहकीकात की तो पूरा खेल खुला। और फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 86 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग में एक बड़ी मांग एमएसपी की है। अब इसी एमएसपी को कुछ धोखेबाजों ने धोखाधड़ी का सबसे बड़ा हथियार बना लिया है, क्योंकि किसान आंदोलन के बीच धान खरीद में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जहां महाराजगंज में क्रय केंद्र संचालकों ने फर्जी किसान बनाकर उनके नाम से सरकार को करोड़ों रुपए का धान एमएसपी पर बेच दिया। मगर जब इसकी जांच हुई तो पूरा रैकेट सामने आया। मुखबिर की सूचना पर साइबर पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की, जहां पुलिस को मौके से करीब 7 लाख रुपए कैश, दर्जनों पासबुक, चेकबुक, 37 पेन ड्राइव में किए गए डिजिटल सिग्नेचर, 87 मोहर, 243 सिम कार्ड्स, 638 लोगों के फोटो, 654 आधार कार्ड, बैंक के 137 फॉर्म, धान खरीद की 435 रसीदें, क्रय पंजिका की 462 फोटोकॉपी, 11 सादा लीगल स्टैंप पेपर मिले हैं। एक साथ धोखाधड़ी के इतने सामान को देखकर एक बार को तो साइबर पुलिस भी चौंक गई, जिसके बाद साइबर पुलिस ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और फिर कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच एक साथ पहुंची और 4 आरोपियों को गिरफ्त में लिया। लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस जिसकी तलाश कर रही है, वहीं इस रैकेट ने
कितनी ठगी की, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के साथ कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, एटीएम को भी कब्जे में लिया है। मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई है कुछ देर पहले। इस पे संबंधित के यदि कोई विपरीत तथ्य पाया जाता है जो शासनादेश या नियम के अनुसार नहीं किया गया है, तो उसको पूरी तरह से जांच कराते हुए संबंधित के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई संज्ञान में लाई जाएगी। इसमें किसी भी दोषी को किसी रूप में सहयोग करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। साइबर पुलिस की इस कार्रवाई से सरकार करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए के फर्जी भुगतान से बच गई। वहीं फर्जीवाड़े के इस खेल में महाराजगंज के 2 बैंक और सरकारी क्रय केंद्रों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अब सबकी जांच की जा रही है। जांच के बाद पता चलेगा कि फर्जीवाड़े के इस खेल में कौन कौन शामिल है और इसकी जड़ें कहां तक फैली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और रुख करते हैं बड़ी खबर का। पीलीभीत से बड़ी खबर, जहां धान खरीद में पीलीभीत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डीएम पुलकित खरे का धान खरीद का फॉर्मूला कामयाब हो गया है। इस बार धान खरीद में पिछली बार से ज्यादा 22,000 किसानों ने अपना धान सरकारी क्रय केंद्रों पर बेचा। 22,000 किसानों ने अपना धान एमएसपी पर सरकारी धान क्रय केंद्रों पर बेचा है और रिकॉर्ड कायम किया गया है पीलीभीत में।